दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कानून बनाते हैं और दूसरे वो जो कानून से ऊपर होते हैं। जेफरी एप्स्टीन ये नाम आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे काला राज बन चुका है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसके पास ना कोई डिग्री थी, ना ही कोई राजनीतिक पावर और ना ही कोई विरासत में मिली हुई दौलत, लेकिन फिर भी उसके एक इशारे पर यूएस प्रेसिडेंट्स उसके प्राइवेट जेट में बैठते थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक उससे सलाह लेते थे और बड़े-बड़े साइंटिस्ट उसके फार्म हाउस पर पार्टी करते थे। लेकिन कैसे? जेफरी एप्स्टीन ने पैसे से नहीं इन्फॉर्मेशन से दुनिया को जीता था। उसका असली वेपन था ब्लैकमेल। चलिए आज इस वीडियो में हम उस सिस्टम की धज्जियां उड़ाएंगे जिसने एक दरिंदे को अनटचेबल बना दिया। दिस इज नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्री, दिस इज अ वार्निंग। जेफरी का जन्म 1953 में ब्रुकलिन में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। बचपन से ही वो काफी तेज था, खासकर मैथ्स में। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी चाह थी, अमीर बनने की तो नहीं बल्कि अमीरों के बीच बैठने की। उसने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया, तो इस वजह से उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। वो न्यूयॉर्क के प्रेस्टिजियस डाल्टन स्कूल में एक टीचर बन गया। सोचिए, जहां लोग पीएचडी करके भी नहीं पहुंच पाते, वहां जेफरी बिना डिग्री के मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने स्कूल के ट्रस्टीज को इम्प्रेस कर लिया था। लेकिन वो वहां बच्चों को पढ़ाने नहीं गया। डाल्टन स्कूल में अमेरिका के सबसे अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। एप्स्टीन ने वहां सोशल नेटवर्किंग शुरू की। वो पेरेंट्स से मिलता, उनकी कमजोरियां समझता और उनका भरोसा जीतता। और वहीं से शुरू हुआ उसका एम्पायर ऑफ सीक्रेट्स। स्कूल से निकलने के बाद वो वॉल स्ट्रीट पहुंचा और बेयर स्टर्न्स जैसी बड़ी कंपनीज में उसने काम करना स्टार्ट किया और जल्दी ही वो पार्टनर भी बन गया। लेकिन उसकी असली लॉटरी तब लगी जब उसकी मुलाकात हुई लेस्ली वैक्सनर से, द मैन बिहाइंड विक्टोरिया सीक्रेट। वैक्सनर ने एप्स्टीन पे इतना भरोसा किया कि उसने अपनी पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी एप्स्टीन को दे दी। यानी वैक्सनर का सारा पैसा, उसकी प्रॉपर्टीज सब जेफरी के कंट्रोल में। एप्स्टीन ने इस पैसे का इस्तेमाल किया अपना स्पाइडर वेब बनाने के लिए। उसने एक पुरानी प्लेन को खरीदा जिससे बाद में दुनिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्लेन नहीं था, ये एक उड़ता हुआ ट्रैप था। इस प्लेन में हिडन कैमरास थे, लग्जरी थी और वो सब कुछ था जो दुनिया के पावरफुल लोगों को उनकी असलियत भुलाने पर मजबूर कर दे। इस प्लेन के फ्लाइट लोग्स में ऐसे ऐसे नाम है कि अगर वो पूरी तरह बाहर आ गए तो दुनिया की कोई कई सरकारें गिर सकती हैं। चलिए बात करते हैं उस जगह की जहां इंसानियत दम तोड़ देती है, लिटिल सेंट जेम्स। वर्जिन आइलैंड्स में एप्स्टीन का अपना एक प्राइवेट आइलैंड है। लोकल लोग इसे पाप का आइलैंड यानी आइलैंड ऑफ सिन कहते हैं। वहां एक अजीब सा मंदिर यानी टेंपल बनाया गया है, ब्लू स्ट्रिप्स, गोल्ड डोम, लेकिन वहां कोई पूजा नहीं होती। सर्वाइवर्स बताते हैं कि वो टेंपल दरअसल एक टेक हब था। वहां से पूरे आइलैंड के हिडन कैमरास कंट्रोल होते थे। एप्स्टीन बड़े बड़े लोगों को वहां बुलाता, और जैसे कि पॉलिटिशियन, रॉयल फैमिली मेंबर्स, साइंटिस्ट। उन्हें हर तरह की प्लेजर दी जाती, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका हर पल रिकॉर्ड हो रहा है। जाफरी का फॉर्मूला काफी सिंपल था, दैट इफ आई हैव अ वीडियो ऑफ यू डूइंग समथिंग इलीगल, यू आर माय पपेट ऑफ लाइफ। लेकिन ये सब अकेले नहीं हो रहा था। इसमें जेफरी का साथ दे रही थी गिज़लेन मैक्सवेल, एक ब्रिटिश सोशलाइट जिसके बाप रॉबर्ट मैक्सवेल के बारे में कहा जाता है कि वो मोसाद यानी इजराइल इंटेलिजेंस का एक एजेंट था। गिज़लेन का काम था लड़कियों को ढूंढना। वो स्कूल्स, मॉल्स और गरीब बस्तियों से लड़कियों को मॉडलिंग या फिर मसाज का नाम पे बुलाती थी। सोचिए, एक औरत होकर दूसरी लड़कियों को इस नर्क में धकेलना। ये इस केस का सबसे इमोशनल और घिनौना पहलू है। इन लड़कियों को ट्रेन किया जाता था कि कैसे हाई प्रोफाइल गेस्ट को खुश करना है। अगर कोई लड़की मना करती तो उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया जाता और उसे ये कहा जाता कि द सिस्टम इज विद अस। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त तक ये सच था, बल्कि आज के समय पे भी ये सच है। 2006 में पहली बार एक 14 साल की लड़की ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को सब बताया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के घर पे रेड मारी। उन्हें हजारों न्यूड फोटोज और वीडियोस मिली। केस काफी क्लियर था, एप्स्टीन को उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन फिर वही हुआ, द पावर ऑफ द एलाइट। एप्स्टीन के वकीलों ने यूएस सरकार के साथ एक ऐसी डील की जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई थी। इसे कहते हैं नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा मिली और मजाक देखिए, उसे वर्क रिलीज मिला। यानी वो दिन में अपना ऑफिस जाके काम करता और रात को जेल में सिर्फ सोता था। दोस्तों, उस वक्त के प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर एकोस्टा ने बाद में बयान दिया कि आई वॉज टोल्ड टू स्टेप बैक, आई वॉज टोल्ड एप्स्टीन बिलोंग्स टू इंटेलिजेंस। सोचिए, कानून के हाथ कितने पीछे खींचे गए थे। यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या एप्स्टीन सिर्फ एक क्रिमिनल था या फिर वो कोई किसी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक एसेट था। बहुत से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का मानना था कि एप्स्टीन का काम था दुनिया के लीडर्स की डर्ट को इकट्ठा करना ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। रॉबर्ट मैक्सवेल, जो कि गिज़लेन के फादर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि उसने इजराइल की इंटेलिजेंस के लिए काम किया। तो क्या जेफरी वही लेगेसी आगे बढ़ा रहा था? अगर आपके पास दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान का लेवरेज हो तो आप दुनिया को चला सकते हैं। इसीलिए शायद उसे इतने सालों तक बचाया गया। वक्त बदला और 2019 में मीटू मूवमेंट ने दुनिया को हिला दिया। पुराने जख्म फिर से हरे हुए और मियामी हेरल्ड की जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने इस केस को फिर से खोला। इस बार प्रेशर इतना ज्यादा था कि एफबीआई को एक्शन लेना पड़ा और जुलाई 2019 में एप्स्टीन को अरेस्ट किया गया।
एप्स्टीन को न्यूयॉर्क की जेल में बंद किया गया था और दुनिया डर रही थी कि अब एप्स्टीन सारे नाम उगलेगा। और 10 अगस्त 2019 की सुबह एप्स्टीन अपने सेल में मरा हुआ मिला। जेल अथॉरिटीज ने कहा कि एक सुसाइड है, लेकिन दोस्तों यहाँ से कई सवाल उठते हैं। उस रात कैमरास क्यों बंद हुए? उसके गार्ड्स सो क्यों गए? और उसका सेलमेट उस रात सेल से बाहर क्यों था? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसकी गर्दन की जो हड्डी है, हायोइड बोन, वैसे टूटी थी जैसे कि गला घोटने में टूटती है। दुनिया भर में काफ़ी हैशटैग्स भी ट्रेंड हुए थे, लाइक एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। उसे मारा गया ताकि राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसका ब्लैक बुक अभी भी जिंदा है। 2024 और 2025 में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए, तो जिनमें बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स के नाम हैं। हालांकि इन पे कोई साबित गुनाह तो नहीं है, लेकिन सवाल वही है, एक प्रेडेटर के साथ इनकी इतनी दोस्ती क्यों थी? जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो हमारे सिस्टम की गंदगी का चेहरा था। हम तब तक सेफ नहीं है जब तक वो लोग आजाद हैं जिन्होंने एप्स्टीन को बचाया। आपको क्या लगता है, क्या कभी पूरा सच बाहर आ पाएगा? चलिए अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की। फरवरी 2026 में जो 3 मिलियन पेजेस रिलीज हुए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में के पार कॉरिडोर्स में आग लगा रखी है। इस रिलीज में 1,80,000 फोटोज और 2,000 वीडियोस का जिक्र है। आज मैं आपको वो नाम बताऊंगी जो 2026 की लिस्ट में आए हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, सिर्फ नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल है। कई लोग सोशल या फिर प्रोफेशनल काम से मिले थे, लेकिन सवाल ये वही है कि एक प्रेडेटर के इतने करीब ये बड़े नाम कर क्या रहे थे। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े नामों से। सबसे पहले आते हैं बिल क्लिंटन। 2026 की फाइल्स कंफर्म करती हैं कि लेट 90s और 2000s में उनका नाम फ्लाइट लॉग्स और सोशल फोटोज में बार-बार आया। नंबर 2 पे है डोनाल्ड ट्रंप। इनके बारे में इन्वेस्टिगेटिव नोट्स और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मिले हैं जो 90s के हैं। नंबर 3 पे है प्रिंस एंड्रयू। इनका तो सबसे बुरा हाल है। फोटोज, डिपोजिशंस और विटनेस स्टेटमेंट्स ने उनको पूरी तरह घेर रखा है। कुछ सरप्राइज नेम्स भी हैं। इस बार एक अननेम्ड एक्स ओबामा व्हाइट हाउस ऑफिशियल का भी जिक्र है, जिसका ईमेल्स की जांच हो रही है। और सुनिए, मेलानिया ट्रंप और इवांका ट्रंप का नाम भी इन्वेस्टिगेटिव कॉरेस्पॉन्डेंस में मेंशन हुए हैं। दोस्तों, अब इतने बड़े नेताओं के परिवार के नाम एक साथ आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि दलदल कितना गहरा है। अब आते हैं उन लोगों पर जो हमारी टेक्नोलॉजी और पैसा कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 पे है बिल गेट्स। इनके और एप्स्टीन के बीच फिलैंथ्रोपी का नाम के नाम पे काफ़ी मीटिंग्स और ईमेल्स हुए हैं। 2026 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनके ईमेल्स वाइडली रिपोर्टेड कैटेगरी में हैं। नंबर 2 पे है एलन मस्क। इनका नाम भी आया है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि एप्स्टीन ने मीटिंग की कोशिश की थी, लेकिन मस्क ने रिफ्यूज कर दिया। नंबर 3 पे है सर्गी ब्रिन। ये गूगल के फाउंडर हैं। इनके भी कॉरेस्पॉन्डेंस और सोशल रेफरेंसेस मिले हैं। सोचिए, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक हर कोई एप्स्टीन के स्पाइडर वेब में कहीं ना कहीं टच हो रहा है। इन अमीर लोगों के लिए एप्स्टीन एक गेट कीपर था, जो उन्हें ऐसी दुनिया दिखाता था जो कानून से परे थी। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे पीछे रहती? 2026 की फाइल में माइकल जैक्सन और म्यूजिशियन डेविड कॉपरफील्ड के सोशल मेंशंस और फोटोज हैं। माइकल जैक्सन का नाम पासिंग मेंशंस में है, कोई ईमेल ट्रेल नहीं है, लेकिन एक्टर क्रिस टकर का नाम फ्लाइट लॉग्स में मिला है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग नाम है मीरा नायर का। शी इज अ फेमस फिल्म मेकर जो 2026 के रिलीज में मेंशन हुई है। उनके बेटे हैं जोहरान ममदानी, तो किसी न किसी तरह इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग में उनका नाम भी आया है। दोस्तों, सेलिब्रिटीज का काम होता है इमेज को बनाना, लेकिन एप्स्टीन के आइलैंड पे इमेज नहीं, असलियत रिकॉर्ड होती थी। तो क्या इन सेलिब्रिटीज को पता नहीं था कि एप्स्टीन कौन है, या वो भी उसके जाल में फंसा लिए गए थे? वी डोंट नो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एप्स्टीन के दिमाग और हाथ थे। नंबर 1 पे है गिज़लैन मैक्सवेल। 2026 की फाइल में इसका सबसे ज्यादा ईमेल्स और डिपोजिशंस हैं। ये सिर्फ एक साथी नहीं थी, बल्कि ऑपरेशन हेड थी। नंबर 2 पे है एलन डेसोविज, एक बड़े वकील जिसके बहुत सारे ईमेल्स और लीगल कॉरेस्पॉन्डेंस की बैच भी मिले हैं। और नंबर 3 पे है स्टीफन हॉकिंग। सोचिए, इतने बड़े साइंटिस्ट की फोटो भी एक इवेंट के सिलसिले में वहां मिली है। 2026 में डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कंफर्म किया है कि कोई एक क्लाइंट लिस्ट नहीं है, बल्कि फ्रेगमेंट्स हैं। लेकिन इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने पर जो तस्वीर बनती है, वो है ब्लैकमेल। 3 मिलियन पेजेस रिलीज हुए हैं, लेकिन लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि 50% आर्चिव अभी भी छुपा हुआ है। क्यों? किसने रोका है उसे? 2026 हो गया है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन को मरे हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन आज भी अधूरा सच ही हमारे सामने है। वर्जिना गुफ्रे और एनी फार्मर जैसे विक्टिम्स ने कोर्ट में जो कहा, वो इस 3 मिलियन पेजेस का सिर्फ एक हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एप्स्टीन केस सिर्फ एक अमीर आदमी की गंदी आदत थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस दलदल की जड़ें बहुत पुरानी हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो एप्स्टीन के अरेस्ट से 25 साल पहले लिखी गई थी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिका बाय कैथी ओब्रायन। कैथी ओब्रायन कोई आम महिला नहीं है। वो क्लेम करती हैं कि वो CIA के प्रोजेक्ट एम के अल्ट्रा मोनार्क प्रोग्राम की सर्वाइवर हैं। उन्होंने अपनी बुक में बताया है कि कैसे 1970s और 80s में अमेरिका के सबसे बड़े पॉलिटिशियंस और वर्ल्ड लीडर्स बच्चों का अब्यूज करते थे, ताकि उन्हें ट्रॉमा के जरिए कंट्रोल किया जा सके। कैथी ने अपनी बुक में लिखा है कि फेडोफिलिया और ट्रैफिकिंग सिर्फ हवस नहीं, बल्कि एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। जब किसी बड़े नेता या फिर बिलियनियर्स को किसी घिनौने काम में इन्वॉल्व कर लिया जाता है, तो वो जिंदगी भर के लिए ब्लैकमेल हो जाता है। एप्स्टीन ने भी वही किया जो कैथी ने अपनी बुक में डिकेड्स पहले डिस्क्राइब किया था, एक ब्लैकमेल फैक्ट्री चलाना।
कैथी ओब्रायन ने बताया था कि कैसे मॉडल्स और यंग गर्ल्स को माइंड कंट्रोल के जरिए बड़े लोगों के पास भेजा जाता था। एप्स्टीन के केस से हमने वही देखा है। गिज़लेन मैक्सवेल वही काम कर रही थी। वो उन लड़कियों को रिक्रूट करती, उन्हें सेंस ऑफ लॉयल्टी देती और फिर उन्हें सिस्टम का हिस्सा बना देती। कैथी की बुक को सालों तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह के दबाया गया, लेकिन 2026 की एप्स्टीन फाइल देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या कैथी ओब्रायन सच बोल रही थी? उन्होंने जिन जगहों पर और जिन सिस्टम्स का जिक्र किया था, एप्स्टीन के आइलैंड वैसा ही एक मॉडर्न वर्जन निकला। दोस्तों सोचिए, अगर 1995 में कैथी ओब्रायन की बात सुन ली होती, तो शायद जेफरी एप्स्टीन कभी इतना बड़ा प्रेडेटर नहीं बनता। लेकिन सिस्टम ने उन्हें पागल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रही थी। दोस्तों अब हम उस अंधेरे में कदम रखने जा रहे हैं जहां कानून की रोशनी नहीं पहुंचती। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक ट्रैफिकर नहीं था, वो एक सोशल इंजीनियर था। क्या आपने कभी इल्यूमिनाटी या फिर सीक्रेट सोसाइटीज का नाम सुना है? वो लोग जो मानते हैं कि वो आम इंसानों से ऊपर हैं और उन्हें पूरी दुनिया को रीडिजाइन करने का हक है। 2026 की रिपोर्ट्स और एप्स्टीन की पुरानी हैबिट्स को जोड़े तो एक घिनौनी तस्वीर सामने आती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट यूजेनिक्स, यानी इंसानी रेस को बदलने का ख्वाब। ज़ोरो रंच की बात करते हैं, द ह्यूमन सीड फैक्ट्री। न्यू मेक्सिको में एप्स्टीन का एक 33,000 स्क्वायर फुट का एक ranch था, जिसे जोरो ranch कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग कंफर्म करती हैं कि एप्स्टीन वहां पे एक बेबी फार्म बनाना चाहता था। उसका प्लान क्या था? वो चाहता था कि वहां 20 महिलाएं, यानी 20 महिलाओं को एक साथ रखा जाए और उन्हें उसके डीएनए से प्रेग्नेंट किया जाए। वो अपनी एक सुपर रेस बनाना चाहता था। इससे ट्रांस ह्यूमनिज्म का नाम दिया गया, लेकिन असलियत में ये वही यूजेनिक्स थी जो नाजीज ने ट्राई किया था। वो खुद को एक गॉड समझता था जो अपनी नस्ल से दुनिया को भरना चाहता था। अब बात करते हैं थ्योरीज की जो इंटरनेट पर वायरल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उस जिनसे डरता है। कानून और बाकी विसल ब्लोअर्स ने क्लेम किया है कि एप्स्टीन का आइलैंड सिर्फ ट्रैफिकिंग के लिए नहीं था, बल्कि सैटेनिक रिचुअल्स और एड्रेनोक्रीम हार्वेस्टिंग के लिए था। लोग क्लेम्स करते हैं कि एलाइट लोग ह्यूमन फ्लैश या फिर ब्लड का इस्तेमाल करते हैं अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ 2026 तक पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन कैथी ओब्रायन ने अपनी बुक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिका में सालों पहले लिखा था कि हाई लेवल लीडर्स ब्लड सैक्रिफाइसेस और कैनिबलिज्म में इन्वॉल्व हैं, ताकि वो एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सके। कैथी ने बताया था कि ये इल्यूमिनाटी का तरीका है। एक बार अपनी इंसानी मांस को खा लिया तो आप हमेशा के लिए उनके गुलाम बन गए, क्योंकि ये एक ऐसा गुनाह है जिसे आप कभी वापस नहीं लौट सकते। एप्स्टीन के ईमेल जो 2026 में रिलीज हुए, उनमें सिलिकॉन वैली के बड़े मोगल्स के साथ पॉपुलेशन कंट्रोल और फासिज्म पे बातें हुई हैं। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक अच्छा तरीका है ओवर पॉपुलेशन से निपटने का। सोचिए, जेफरी एप्स्टीन उन लोगों के मिडलमैन हैं जो मानते हैं कि दुनिया की 90% आबादी यूजलेस है। वो इल्यूमिनाटी माइंडसेट जहां कुछ लोग सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे और बाकी सब उनके गुलाम। तो दोस्तों जेफरी एप्स्टीन सेल में मरा हुआ मिला, लेकिन उसका ख्वाब, वो जो यूजेनिक्स, डीएनए कलेक्शन, माइंड कंट्रोल, क्या वो भी खत्म हो गए या फिर कोई और है जो उसके काम को आगे बढ़ा रहा है? कैथी ओब्रायन ने कहा था कि द ट्रुथ विल सेट यू फ्री बट फर्स्ट इट विल मेक यू मिजरेबल। आज का सच काफी कड़वा है, लेकिन अगर हम चुप रहे तो ये इल्यूमिनाटी एजेंडा हम सबको निकल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या जोरो रांच पे कोई एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था? क्या आज भी हमारे बीच एप्स्टीन के सुपर ह्यूमंस घूम रहे हैं?